हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। और आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमारी ज़िंदगी की प्राइवेसी, प्रोटेक्शन और हमारी आज़ादी के बारे में। ठीक है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। जो भी यूपीएससी एग्जाम्स देना चाहते हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या आईएएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे। ठीक है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस हमारा चैनल एक गिव अवे कर रहा है। ठीक है। उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है, क्या गिव अवे है, उस चीज़ के लिए आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 21 में बात करी गई थी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, देखो ये वर्ड, ये जो थोड़ा छोटा सा सेंटेंस है याद रखना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अब ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को आप एक बार इग्नोर करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। वो क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ बनता कैसे है। ठीक है। लॉ कौन बनाता है? लॉ बनता है, पार्लियामेंट बनाती है लॉ। ठीक है। और वो लॉ कैसे बनाती है मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लो। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक पार्लियामेंट बनती है और यही पार्लियामेंट बनाती है कानून। और वो कानून कैसे बनता है? कोई भी बिल आता है, सबसे पहले उसे लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है और फिर जाके प्रेसिडेंट पास सिग्नेचर होते हैं और वो जो बिल आता है वो एक कानून बन जाता है। इस तरह से तो एक कानून बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट आपको मैं क्या बताने वाला हूँ कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सी बात कि पार्लियामेंट। ठीक है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपकी जो लिबर्टी है, आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो फंडामेंटल राइट है, वो छीन सकती है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी डाउट्स क्रिएट होंगे लोगों के मन में कि फंडामेंटल राइट्स तो कोई भी नहीं छीन सकता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के पास ताकत है, क्योंकि देखो कानून, अब इस आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। मतलब आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, आपकी जो आज़ादी है, जो आपकी ज़िंदगी है, उसमें प्राइवेसी है, वो कोई भी नहीं छीन सकता है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो प्रोसीजर है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेप, जो लॉ के द्वारा एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड है, वो लोग आपको छीन सकते हैं, आपकी फंडामेंटल राइट, आपकी लिबर्टी। और वो लॉ क्या है? वो लॉ कहीं ना कहीं एक पार्लियामेंट है, क्योंकि वो कानून बनाती है और वही कानून आपका छीन सकती है। मतलब इसको, जो आपका जो लॉ बनता है, ठीक है, ये जो लॉ बना है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता, ये भी पार्लियामेंट बनाया है। और ये फंडामेंटल राइट आपका छीन भी सकती है। और फंडामेंटल राइट मतलब कोई भी कानून ऐसा बना दे कि जिससे फंडामेंटल राइट यानी कि जो पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 है वो खत्म हो सकता है। तो पार्लियामेंट आपका ऐसा कोई कानून बना सकती है और जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कोर्ट कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू मतलब चेक नहीं कर सकती सही है गलत, और इसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही डिसमिस कर सकती है इस कानून को। तो आप ये देख सकते हो कि 21 आर्टिकल, जैसे मैंने आर्टिकल 13 में आपको पढ़ाया, मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स इजीली छीना जा सकता है। आर्टिकल 21 में कहा गया पार्लियामेंट आपकी लिबर्टी छीन सकती है, और इसमें कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, और इसको पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है जापान से। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली कहाँ का है? ये ब्रिटेन का है, क्योंकि जापान ने ब्रिटेन से लिया है ये कॉन्सेप्ट और हमने जापान से लिया है। तो अगर आपके एमसीक्यू आता है तो आप जापान, अगर इंडिया ने कहाँ से लिया? इंडिया ने लिया है जापान से, लेकिन जो ओरिजिनली ओरिजिन पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का वो ब्रिटेन का है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा है एज वी डिस्कस इन आर्टिकल 13, हमने आर्टिकल 13 में डिस्कस किया था कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। लेकिन आर्टिकल 21 में क्या कहा जा रहा है कि ये
हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है, वो कोई भी ऐसा कानून बना सकती है और उसके द्वारा हमारे लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीने जा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट ये होता है कि आर्टिकल 21 आर्टिकल 13 से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आर्टिकल 21 मोर पावरफुल देन आर्टिकल 13। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते। देखो अब हमने आर्टिकल 13 में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन आर्टिकल 21 अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि हमने पहले पढ़ी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल होती हैं, कहीं ना कहीं मतलब गलत साबित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो आर्टिकल 21 कितना पावरफुल है आर्टिकल 13 से। तो और ये जो आर्टिकल 21 है ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, मतलब कि पार्लियामेंट के पास कितनी ताकत है। पार्लियामेंट मतलब राजा है। ठीक है, पार्लियामेंट एकदम डिक्टेटरशिप कर रहा है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार हैं वो छीन सकती है, बना सकती है, वो जो मना है वो कर सकती है, यानी सुप्रीमेसी देख रहे हो आप पार्लियामेंट की। अब इसमें क्या है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास आ गई है एब्सोल्यूट पावर, इसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया। फिर आता है पर्सनल लिबर्टी नॉट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो पर्सनल लिबर्टी एक वर्ड है ना, ये एज अ मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये पर्सनल लिबर्टी है डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी। मतलब इसकी पर्सनल लिबर्टी वर्ड की कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है। ठीक है, कहीं डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन ये एज अ वर्ड बस मैंशनड है। ठीक है, ये एक एज अ वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको देखो क्या क्या चीज़ें बताई कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीने जा सकते हैं किसके द्वारा, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर आपके फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है और इस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। और इस लॉ को अगर ख़त्म करना है तो उसको पार्लियामेंट ही ख़त्म कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 21 है ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है, लेकिन ओरिजिनली जो उसका ओरिजिन पॉइंट था इस कॉन्सेप्ट का वो ब्रिटेन का था, यानी कि जापान ने ब्रिटेन से लिया और इंडिया ने जापान से लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी देखो कि आर्टिकल 21 मोर पावरफुल है किससे, आर्टिकल 13 से। ठीक है, और आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे कोई छीनता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि प्रोसीजर यानी कि लॉ के द्वारा कानून बना के आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी में मतलब उसके एक राजा की तरह, एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है और इसमें कोई भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। और पर्सनल लिबर्टी की कोई भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, याद रखना, यानी कि मैंने पहले आपको बताया कौन कौन से वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, मेंशन नहीं है, वो इसलिए वो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जुडिशियल रिव्यू, एक वर्ड है मेंशन। ठीक है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी वर्ड की कोई भी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। तीसरा वर्ड मैं आपको बता दिया पर्सनल लिबर्टी, ये जो पर्सनल लिबर्टी इसकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। यानी कि आने वाले और भी आपको ऐसे वर्ड्स कई देखने को मिलेंगे जिनकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ वर्ड मेंशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक केस के बारे में बात करते हैं, मेनका केस, यानी कि मेनका केस हुआ था किसके वर्सेस में, यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये हुआ था 1978 में। अब इस मेनका केस में क्या हुआ था, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ, यानी कि राइट टू लाइफ यहाँ इसका मतलब यहाँ पर ये है कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, मतलब राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार तो सभी को, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिखा है कि जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि आपको जीने का अधिकार है वो भी इज्जत के साथ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है जीने का अधिकार तो कुत्ते को, जानवर को, मक्खी को, मच्छर को, हर किसी को है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, भगा दिया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में बुलाया जाता है। लेकिन ह्यूमंस की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम ह्यूमंस इज्जत से जीना चाहते हैं। ठीक है, हम डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमंस के लिए या फिर जो जनता के लिए, नागरिकों के लिए क्या कहा गया है कि हमें राइट टू लाइफ तो है, यानी कि लेकिन राइट टू लाइफ लिव लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि इज्जत के साथ जीना है। ठीक है, अब इस मेनका केस में एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही है
इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट मेंशन किया है, डिराइव्ड राइट्स का। ठीक है, अब ये डिराइव्ड राइट्स क्या है, देखो डिराइव्ड राइट्स ऐसा एम लक्ष्मीकांत आपको देखने को मिल सकता है, माइट भी, लेकिन इस डिराइव्ड राइट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी जीने के लिए, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जीने के लिए, एक शान और शौकत की ज़िंदगी जीने के लिए उन राइट्स का होना ज़रूरी होता है, हमें उन राइट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिराइव राइट्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे दोज राइट्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारे राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल, एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए उन राइट्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर ये बहुत सारे राइट्स आप 35 राइट्स देख सकते हो, जैसे कि राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू ट्रैवल अब्रोड। अब आपको बाहर घूमना है तो आपको घूमना, ये आपका राइट है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर आपको चोट लग गई या बीमार हो तो आपको मेडिकल फैसिलिटी लेने की आपके पास राइट है, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट, और जैसे कि प्राइवेसी हो गई, या फिर जैसे आप राइट टू, आपकी प्राइवेसी है तो है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हैं, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू फैमिली पेंशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो कि मेंशन नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे कि आपको एक शुद्ध हवा लेने की ज़रूरत है, आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छी हवा चाहिए, तो आप ऐसा कोई मेंशन थोड़ा ना कॉन्स्टिट्यूशन बुक में, लेकिन आपको वो हक है ना, आपको एक अच्छी हवा चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, आपको एक अच्छा पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होते हैं। उन राइट्स को क्या कहा जाता है, उन राइट्स को कहा जाता है डिराइव्ड राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बात क्या कही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी मेनका केस में इन्होंने कहा है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ और सिर्फ एवे ही है, मतलब एवे मतलब यूं ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी के आसपास बना था, ठीक है, उस 1950 में, ठीक है, लेकिन 1978 में ये मेनका केस आया, बिल्कुल आया, यानी कि करीब करीब 20 से 21 साल हुए। ठीक है, 20 से 21 साल तक तो सुप्रीम कोर्ट ऐश की जिंदगी जी रही थी, मतलब वो अपने आप को डिक्टेटरशिप, राजा महाराजा समझती थी, वो कभी भी कुछ भी, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स छीन सकती थी, किसी के भी खत्म कर सकती थी, बना सकती थी। लेकिन इस 1978 में जैसे ये मेनका केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये बस यूं ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे लोगों को तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, और अगर वो लोगों के लिए गलत है वो कानून, तो उसको नहीं लागू होने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट की ये चीज़ बस, लेकिन ये है कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये यूं ही मेंशन्ड है, इसके लिए आप निश्चिंत रहो, ध्यान मत दो इस चीज़ पर। आपके लिए अगर कोई भी गलत लॉ बनेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट बैठी है जुडिशियल रिव्यू करने के लिए, अगर आपके लिए कोई भी गलत कानून बनता है तो। अब यहाँ पर दो डिफरेंस आ जाते हैं कि पहला आता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, पहला आता है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया था, जापान से, यानी कि ब्रिटेन का ये जो कॉन्सेप्ट था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका केस में ये कहा कि ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ या फिर जो इस तरह से है कि पार्लियामेंट खत्म कर सकते हैं, ये बस यूं ही है, तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लागू किया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है अमेरिका का, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई थी जो कि मेनका केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही थी जो कि प्रोटेक्ट करती हैं किसकी, एक आम जिंदगी, एक नागरिक की, एक भारतीय नागरिक की फंडामेंटल राइट्स को, उसकी ज़िंदगी को, उसकी आज़ादी को, उसकी प्राइवेसी को। ठीक है, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं, ठीक है, जो कि मेंशन नहीं है, लेकिन हमें ज़िंदगी जीने के लिए इन सारे राइट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कई ऐसे राइट्स हैं या कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो एज अ वर्ड मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, अनटचेबिलिटी, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में आपको कुछ डिफरेंस बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं, और डीपीएसपी आते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि इसकी डेफिनेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आ जाते हैं पार्ट 4 में।
ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो इनमें डिफरेंस ये आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो हमारी ज़रूरत है, हम उनके बिना काम नहीं चला सकते, उनके बिना हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, उनके बिना हमारे अगर वो अधिकार मेरे पास नहीं है तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। मतलब हमें वो राइट्स, वो अधिकार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी राइट्स ऐसे हैं कि अगर वो राइट्स ना भी हो ना तो हम काम चला सकते हैं, यानी कि हम ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है गाइस, तो डीपीएसपी राइट्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर वो राइट्स हमें नहीं मिलते तो हम काम चला सकते हैं, या हाल फिलहाल काम चला सकते हैं, आगे जरूरत पड़ी तो हम उन डीपीएसपी से राइट्स ले सकते हैं। यानी कि यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले देखो डीपीएसपी राइट्स होते हैं, ठीक है। डीपीएसपी राइट्स मतलब कि वो राइट्स पेंडिंग में है, कि वो राइट्स ऐसे हैं कि अगर हमें कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से राइट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या रहा, डीपीएसपी में राइट्स वो हैं जो उनको जरूरत नहीं है बट उनमें लिखे हुए हैं। उसके बाद उन राइट्स की अगर जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उन्हें डिराइव्ड राइट्स बनाया जाता है। डिराइव्ड राइट्स क्या होते हैं कि हमें ज़रूरत है, हमने उन राइट्स का यूज़ किया लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको बना देते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए जाते हैं। और इसी इन द एंड आप अगर ये देख रहे हो तो डीपीएसपी राइट्स जो है ना कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में ही जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि डीपीएसपी से डिराइव्ड राइट्स और डिराइव्ड राइट्स से फंडामेंटल राइट्स। तो कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स ही बना रहे हो। तो ये एक फ़र्क है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी राइट्स में, ये आप पार्ट 4 में पढ़ोगे नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक लास्ट अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रह गया है, वो रह गया है के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो केस आया था इसमें सिर्फ ये बात कही गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 में ऐड किया था। 2017 में ये आया था केस, ठीक है। इसमें राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही था कि अपना जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया था कि किस तरह से पर्सनल लिबर्टी हमारी छीनी जा सकती है पार्लियामेंट की तरफ से, लेकिन उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा केस आया, मेन का केस आया 1978 में, जिसने हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे लॉज, हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी, प्राइवेसी को, हमारी ज़िंदगी इज्जत से जीने के लिए, यानी कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। डिराइव्ड राइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी मेंशन किया, लेकिन एज वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो मेन का केस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस आर्टिकल 21 में, और यहाँ पर आप सुप्रीमेसी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इस आर्टिकल में। अब मिलते हैं नेक्स्ट अपना आर्टिकल 22, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ गाइज, एक और चीज़ जिसके बारे में बात करने वाले थे वो एक गिव अवे के बारे में है, ठीक है। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या जीतने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक 1 रिस्ट वॉच फास्ट ट्रैक की हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो भी यूपीएससी के, उनको दी जाएगी, ठीक है। अगर वो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा, 1 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। 1 जनवरी तक हमारे 1K सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक दो, अपना प्यार दो, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और कहीं 1 जनवरी को जैसे ही हमारे अगर 1K सब्सक्राइबर होते हैं तो हम आपको एज अ रिवॉर्ड देंगे, और ये ऑन अ लाइव होगा आपके सब लोगों के सामने, सारे सब्सक्राइबर्स सामने, कि किस तरह से हम ये रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।